हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि वर्ड हिस्ट्री शुरू हो चुका है। इसका पहला सेशन आप लोगों ने देखा जिसमें मैंने पाठ्यक्रम से आप लोगों का परिचय कराया, और उस पाठ्यक्रम परिचय में आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जो है अपने रिस्पॉन्सेज दिए, और मैं चाहूँगा कि इस तरीके के रिस्पॉन्स जो हैं वो आगामी क्लासेज में भी रहें। तो ये जो क्लास है इसमें वास्तविक रूप में हम लेसन 1 पढ़ने वाले हैं। आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है, सब कुछ करने का प्रयास कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को संतुष्टि मिले। देखिए, वास्तविक रूप में पूर्ण संतुष्टि तो ये होती है कि आप चैप्टर पढ़ें, चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, उसको अपने जो भी आपके फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनसे आप उनको चेक करवाएं और फिर उसके ऊपर पुनः प्रयास करें। ये पूरी लंबी प्रक्रिया है, और ये सारी चीज़ें तो देखो यार पेड बैच में ही संभव है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हम इन चीज़ों को ज़रूर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बाकी के हिस्से की मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो वीडियो तो मैं चलो प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन बाकी के प्रयास आपको खुद करने पड़ेंगे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पेड बैच से जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के विश्व इतिहास की, और पहला टॉपिक पुनर्जागरण है। आप सब लोगों को मालूम है वर्ड हिस्ट्री जो है यानी कि विश्व का जो इतिहास है, सामान्य अध्ययन GS पेपर 1 के अधीन पूछा जाता है। जिनकी ये पहली क्लास है मैं उनसे कहूँगा कि आप इससे पहले एक और क्लास है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, आप इंट्रोडक्शन को अनइम्पॉर्टेंट क्लास के तौर पर ना लिया करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। शुरू करने से पहले मैं समझता हूं कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पुनर्जागरण, रेनेसेंस जो है, इसके ऊपर हम लोगों की चर्चा होगी, और इसमें सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे आज के इस सेशन में हम क्या जानने वाले हैं, किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम पुनर्जागरण को देखेंगे और समझेंगे कि पुनर्जागरण का मीनिंग क्या है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, और ये किस समय की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, लोकेशन को हम समझने का प्रयास करेंगे, उसको जानने का जो है पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि ये जो पुनर्जागरण होगा, इस पुनर्जागरण के पीछे क्या कारण होंगे। कारण कई सारे हैं, जिनमें से कुछ कारण मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जैसे हम समझेंगे कि पुनर्जागरण में धर्मयुद्ध जो हुए, क्रूसेड्स जो हुए, उन क्रूसेड्स का बड़ा योगदान है। क्या योगदान है उसको समझने का प्रयास करेंगे, किन के बीच हुआ, क्या है क्रूसेड, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा, और तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, तुर्किश जो साम्राज्य रहा उसका कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ। कुस्तुनतुनिया किंगडम के बारे में भी हम समझेंगे। बेसिकली वो बेजेंटाइन किंगडम जो है उसके बारे में बताता है, तो वो कहाँ तक रहा है और वो कैसे कैसे श्रिंक हुआ और अंततः तुर्कियों ने उसके ऊपर कैसे कब्जा किया, और ये कैसे योगदान रखता है पुनर्जागरण में। इन चीज़ों को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे बेटे, ठीक है। तो ये है आज की कहानी, जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं चीज़ों को। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 2026 के लिए बैच अवेलेबल है। 10,000 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। विरत लाइव कोड लगाएंगे तो आपको हमेशा हमारी गाइडेंस मिलेगी, मेरी गाइडेंस मिलेगी आपको, और आप मुझसे जुड़े रहेंगे। जब भी आप चाहेंगे आप मुझसे बात कर सकते हैं एज अ मेंटोर। और साथ ही साथ ये जब भी आप कोड लगाएं तो आप के पास में आपको सहायता प्रदान की जाती है कंपनी से। आप उन्हें ज़रूर बताएं कि मुझे विरत सर ने भेजा है, मुझे विरत सर का कोड लगाना है। ये बताने पर ही आप मुझसे जुड़ पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखें। और ज़रूर उनसे एक बार रिक्वेस्ट करें कि मैं एडमिशन ले लूँगा या ले लूँगी, मेरी एक बार विरत सर से बात करा दीजिए। तो वो आपसे मेरी बात करा देंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप आराम से एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है, आगे हमसे जुड़ पाएंगे। विरत लाइव कोड ये याद रख लीजिए। स्टडी IQ पे कुछ भी परचेज करना है, विरत लाइव कोड यूज़ करना है। परचेज कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही आप नीचे जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही इस तरीके का एक विंडो ओपन होगा। उसमें बाय नाउ का ऑप्शन है, 31,999 का ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर 3 फैसिलिटीज़ हैं, डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है। अगर आप 10,000 रुपये में कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं तो गोल्ड आपको मिल जाएगा, और सारी फैसिलिटीज़ के साथ बैच अवेलेबल अगर आप लेना चाहते हैं तो डायमंड पे क्लिक रहने दीजिएगा। अवेलेबल ऑफर्स पे क्लिक कीजिए, कूपन कोड में जाइए और कूपन कोड में लिखिए विरत लाइव, ठीक है। कूपन कोड में आपको क्या लिखना होगा, विरत लाइव। तो यहाँ पर लिखने की सुविधा जरा मैं देख लेता हूँ कि किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये विरत लाइव कोड आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक। यहाँ पर क्या लगाना है, विरत लाइव। मैं लिख देता हूँ VIRATLIVE।
ये कोड लगाएंगे, आप अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि गोल्ड जो है वो आपका 9,999 में आपको मिल रहा है, और जो डायमंड है वो 24,999 में आपको मिल जाएगा। प्लेटिनम जो है वो 19,999 में मिल जाएगा। तो अगर आप मिनिमम प्राइस के साथ जाना चाहते हैं तो 10,000 वाला सेलेक्ट कीजिए, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाइए और क्लिक करके अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है जिससे आप सिलेक्शन जो है वो पा सकते हैं। चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं पुनर्जागरण, उसके अर्थ और उसके काल यानी कि समय को। अर्थात पुनर्जागरण क्या है, कब का है ये, और इसके पीछे की कहानी जो है वो क्या है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको यहां पर यह समझ लेना चाहिए कि जो पुनर्जागरण शब्द है, पुनर्जागरण जो शब्द है इसका मतलब ही आप समझिए। पुनर्जागरण का मतलब है फिर से जागना। क्या मतलब है इसका? फिर से जागना। जैसे जब हम यहां पर अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो इसका अर्थ यही है, इसका अर्थ सिंपल सा है कि फिर से जागना। जागने का मतलब है, जागने का मतलब है कि सोए हैं। सोए हैं का मतलब है कि कोई चीज ऐसी है जो हमारे वश में नहीं है, बस स्थिर पड़ी हुई है इसी तरीके से, और बस इस तरह जीवन चल रहा है। तो ये वस्तुतः ये किस चीज से सो करके उठने की कहानी है, किस चीज से जागने की कहानी है, इसको हम समझेंगे। रेनेसां इसको कहते हैं इंग्लिश में, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी शब्द है बेसिकली। रेनेसां जो है ये एक प्रकार का फ्रांसीसी शब्द है जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। हिंदी में हम लोग जैसे आप भारत में अक्सर 19वीं शताब्दी का जो शुरुआत है वो भारत में रेनेसां का कहलाता है, और वो भारत में पुनर्जागरण का काल कहलाता है। अगर आप देखेंगे कि भारत में जब 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, तो भारत में 19वीं शताब्दी जब रही तो उस दौरान आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में किस किस तरीके के परिवर्तन है? तो आप देखोगे कि भाई वो जो परिवर्तन थे उन परिवर्तनों में सामाजिक परिवर्तन था, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। दूसरा धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, ठीक है, भी आपको देखने को मिला था। और सामाजिक धार्मिक के अलावा अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने कुछ आर्थिक परिवर्तन भी देखे। आर्थिक परिवर्तन का यहां पर क्या मतलब था? आर्थिक परिवर्तन का मतलब यह है कि ये नव उद्योग जो है, नव उद्योग यहां पर स्टैब्लिश होने शुरू हुए, नए नए उद्योग यहां पर आने शुरू हुए थे। इसकी वजह से जो नए नए व्यापारी वर्ग हैं इनका उदय हुआ था। नए व्यापारी वर्गों का आपको यहां पर उदय होते हुए देखने को मिलता है। और नए कह सकते हैं कि जो अमीर वर्ग जो है, मध्यम वर्ग जो है, उसमें बुर्जुआ वर्ग जो है वो मतलब जो है वो अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, जो जिसको हम लोग एलीट क्लास भी कह सकते हैं, उनका यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। अब ये जो नए बुर्जुआ वर्ग हैं, नए जो बुर्जुआ वर्ग हैं, इनकी खासियत क्या है? ये मतलब राजा महाराजा नहीं है सबसे पहली बात तो, और ये शिक्षित हैं। ये राजा महाराजा नहीं है, शिक्षित हैं और ये संपन्न है। तो यार इनके पास में कोई कठिनाई नहीं है, और ये पढ़े लिखे भी हैं, इनके पास पैसा भी है, तो इनको कोई दबा भी नहीं पा रहा है। देखिए हम किसी को हम कभी किसी को दबाते हैं तो मतलब किसे दबाते हैं? कौन होता है वो जिसे हम अपने पावर में कंट्रोल कर सकते हैं? वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, वो शारीरिक शक्तिहीन व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसे लोगों मतलब हमेशा, जैसे राजा हैं आप, तो आपके पास पावर है, धन भी है, पैसा भी है, सेना भी है, सब कुछ है। तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी जनता के ऊपर काबू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उतना पैसा ना तो उसके पास है, ना ही उतनी पावर, ना ही उतने लोग उसके पास में है, ना ही शक्ति उसके पास में, तो आप उसे दबा देते हैं। लेकिन आप किसे नहीं दबा पाते एक राजा होने के बावजूद भी? एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पीछे बहुत बड़ी जनता हो, जिसके पास पैसे की भी कमी ना हो, जिसको अगर लगता है कि भाई हमें कल को सेना की जरूरत पड़ गई तो वो सेना भी खड़ी कर सकता है। मतलब वो पावरफुल जो व्यक्ति है, वेल्थ भी है उसके पास और पावर भी है उसके पास। तो ऐसे जो लोग हैं उनको शासन आसानी से चुनौती नहीं दे पाता। ये वही लोग हैं, और ये वो जो लोग हैं वो शासन जो है आपका, जो लगातार चल रहा है, उसमें जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, रूढ़िवादिता जो है शासन में, रूढ़िवादिता खतरनाक है। रूढ़िवादिता का मतलब हो गया बहुत पुरानी या प्राचीनतम जो परंपरा है उसको। तो शासन में जो रूढ़िवादिता है, ये उस रूढ़िवादिता को क्या कर देता है? इस रूढ़िवादिता को चैलेंज कर देता है, इनफैक्ट उसे खत्म करने की बात भी करता है। शासन के साथ साथ धर्म की जो रूढ़िवादिता है, धर्म की जो रूढ़िवादिता है, ठीक है, उस रूढ़िवादिता को भी ये क्या करता है? चैलेंज करता है। और दोनों के चैलेंजेस के तरीके अलग होते हैं।
जैसे शासन की जो रूढ़िवादिता है, इसको चैलेंज करने का तरीका क्या है? शासन की रूढ़िवादिता को चैलेंज करने का तरीका है कि भाई आप, जैसे शासन है वो कर लगाता है, शासन है वो शासन आरोपित करता है, तो ये कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से कर कैसे लगा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से शासन कैसे लगा सकते हैं, आपके सामने हम सर झुकाएं क्यों? आप हमारे सेवक हैं, हम आपके सेवक नहीं हैं। तो ये जो एक जो पावर दिखाने की आप बात करते हैं ना, राजा महाराजा, उनको कहता है कि भाई नियंत्रण में रहो, आप हमारे लिए हो, ठीक है, हाँ ठीक है, जमीन के स्वामी हैं आप, लेकिन ये जमीन हमारी है, हमारे लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा शासन में। आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते, हमको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकते। तो ये यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर के आने की बात कहेगा और इन्हें कंट्रोल करेगा। तो आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आम जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि यार बात तो सही कह रहा है ये वाला वर्ग, तो लोग जो है वो इसके पास आना शुरू करेंगे क्योंकि इसके शासन से बहुत परेशान हो चुके हैं। सेम है, यही शिक्षित वर्ग इनके पास जब जाता है, धर्म की तरफ जब जाता है, तो वो धर्म को क्या समझाने का प्रयास करता है कि देखो यार, हमको ये परलोक की दुनिया की जो चमत्कारी जो चीजें हैं ना, उससे डराओ धमकाओ नहीं, तुम्हारे पास कुछ तर्क हो तो बताओ। तो ये कहता है कि तर्क में आओ, तर्क दो हमें। अगर ये ऐसा नहीं कि हम धर्म में विश्वास नहीं, बुर्जुआ वर्ग ऐसा नहीं कि जो धर्म में विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन बुर्जुआ वर्ग ये कह रहा है कि तुम धर्म के आड़ में जो धर्म के नाम पर लोगों को शोषित कर रहे हो और धर्म से लोगों को जो डरा रहे हो, देखो डराने का काम शासन भी कर रहा है, लेकिन ये पावर से कर रहा है, शक्ति से कर रहा है, ये धर्म से ही डरा रहा है क्योंकि हमारी धर्म में आस्था है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे डराने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरी है मोक्ष तो मुझे बताओ क्यों जरूरी है, क्या है तर्क? अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि संसार नाशवान है और वहां जाकर के अंतिम आपका फैसला होना है, तो ये संसार में हमारा जन्म हुआ क्यों है? ये कह रहे हैं कि जन्म लेना नर्क के समान है, तो यहां के संसाधनों का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? जैसे अगर इसी चीज को यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में पोप जो हैं, पादरी जो हैं, इन सबके पास खूब संपत्ति है। दुनिया को आप कह रहे हो कि संपत्ति अर्जित ना करो, आम जनता को कह रहे हो आप संपत्ति अर्जित ना करो, आपके पास खुद संपत्ति है, आप नर्क में नहीं जाएंगे। तो ये जो गैर तार्किक बातें हैं ना, उनको तर्क पे लेकर के आने की ये बात करते हैं, और जब तर्क पे लेकर के आने की बात करते हैं तो धर्म की जो रूढ़िवादिता है, उस रूढ़िवादिता को खत्म करना शुरू कर दिया जाता है। और यहां से जो चीज शुरू होती है, जब यहां से रूढ़िवादिता खत्म, जब यहां से रूढ़िवादिता खत्म, तो ये दोनों ही का झुकाव किसकी तरफ होगा? मानव जाति की तरफ। किसकी तरफ होगा? मानव जाति की तरफ। और जैसे ही मानव जाति की तरफ ये झुकाव होगा, इसी को हम बोलेंगे मानववाद। क्या बोलेंगे? मानववाद। ह्यूमनिज्म या ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इसी को मानव। और मानववाद में देखिए समान शक्ति होगी, समान शक्ति। जहां मानववाद है वहां पर इक्वल है पावर, जो राजा है वो अपने आप को विशिष्ट नहीं साबित करेगा, और समान के साथ साथ जो धर्म है वहां से आ जाएगा तर्कवाद। वहां से क्या आ जाएगा? धर्म में आ जाएगा तर्कवाद। समान शक्ति जब सबको मिलेगी और तर्कवाद जब आएगा, तो जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस, इसी को स्वतंत्रता बोलते हैं। अभी जो ये व्यक्ति है, अभी जो ये नागरिक है, ये परतंत्र है। परतंत्र किसके हाथों है? शासन के हाथों और धर्म के हाथों। अब इन्हीं चीजों में जब इक्वलिटी आनी शुरू हो जाएगी तो ये स्वतंत्र होने लगेगा। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता, शासन की स्वतंत्रता जब इसके पास आएगी, तब इसका होगा विस्तार। तब जब विस्तार होगा, जब वो फैलेगा, जब वो चलेगा, जब वो मूव करेगा, यानी स्थिरता खत्म हो गई। यहां जब है वो परतंत्र है तो स्थिर है, एक जगह पर है, जड़ है, हिल नहीं रहा है। जैसे एक सोया हुआ शरीर, सोता नहीं है, जीवित रहता है वो, लेकिन सोता नहीं, हिलता नहीं, एक्सपेंशन नहीं होता, उसका विस्तार नहीं होता, वो जाता नहीं है कहीं। लेकिन जब वही शरीर जग जाता है तो वो जाता है, वो चेतना में आता है, वो मूव करता है, वो आगे बढ़ता है। तो इसी को बोलते हैं, यही है जागरण, इसी को बोलते हैं पुनर्जागरण। तो ये जो व्यक्ति है, जो इनके सहारे क्या हो गया? पुनर्जागृत हो गया। यही पूरी घटना जो है, इसी पूरी घटना को हम क्या बोल रहे हैं? पुनर्जागरण। समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो कमेंट में जरा कीजिए। सब लोग कमेंट में जरा कमेंट करना शुरू कीजिए। ये जो सेशन है ना, इसको आप ऐसा मत रखिएगा कि केवल मैं ही बोलता रहूं, ठीक है? हमारे और आपके साथ मिल करके ये सेशन चलना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको यहां पर ये समझ में आ गया कि पुनर्जागरण क्या है, सब लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिए कि यस समझ में आ गया। चाहे जो अभी प्रेजेंट टाइम में लाइव देख रहा है वो, या फिर जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर के यस जरूर लिखें,
ठीक है, अगर उन्हें समझ में आया है तो। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ भी सकते हैं। इसका फायदा यह है कि हम बाद में रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई ना भी करें अगर वहां पर, तो हम अगला जो सेशन होगा हमारा, हम उस अगले सेशन में आपके उस क्वेश्चन को यहां पर कोट करेंगे कि भाई इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये उसका आंसर है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ऐसा करके तो हमको अभी पता चल गया कि भाई ये पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण, और जिस पुनर्जागरण की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये यूरोप की है, यूरोप में पुनर्जागरण की है। और यूरोप में जो पुनर्जागरण है, यूरोप में जो पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण जो आया, ये पुनर्जागरण कोई, और ये घटना जो आपको देखने को, ये मैंने जो 5 मिनट में 10 मिनट में आपको बता दिया, ये ऐसे हुई नहीं। ये एकदम से बुर्जुआ वर्ग नहीं आ गए, एकदम से उन्होंने इनका विरोध नहीं करना शुरू कर दिया, एकदम से उन्होंने इनका विरोध नहीं करना शुरू कर दिया, और एकदम से इन लोगों को, आम जनता को नहीं इनकी बात समझ में आने लगी। ये इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, मतलब ये बहुत लंबा एक समय लेगा। और कितना कहते हैं कि तकरीबन 1300 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी, और कहीं कहीं तो 1600 ईस्वी तक भी लिखा रहता है। तो 13वीं शताब्दी से 15वीं 16वीं शताब्दी तक लगातार पुनर्जागरण का काल चलेगा। अगर इसकी तुलना में हम अपने इंडिया की बात करें तो देखो यहां पर एरिया भी बहुत बड़ा है। यहां पर एरिया जो है ये पूरे यूरोप का है, पूरे यूरोप की यहां पर बात हो रही है। और हमारे यहां जो पुनर्जागरण हुआ है वो सिर्फ भारत में हुआ है। तो भारत में तो पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में हो गया, 19th सेंचुरी में हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि 19वीं शताब्दी जो है ना, यहां तक आपको जो है ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इससे हम जब आगे बढ़ते हैं, इससे जब हम आगे की ओर निकलते हैं, तो हमको समझ में आता है कि भाई ये तो भारत का हिस्सा। अब भारत के हिस्से का मतलब ये होगा कि भारत तो उसकी तुलना में, यूरोप की तुलना में अगर पूरा देखा जाए तो कई सारी कंट्रीज हैं उसमें। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको एक सीमित समय में देखे जाता है। तो हमारे यहाँ हमको यूरोप से सीखने को भी काफी चीजें मिल जाती हैं उस समय। तो हमारे यहाँ इसका असर तेजी से होता है। तो हम 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में काफी कुछ पुनर्जागृत हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि सेकंड हाफ में हमारे यहाँ क्रांतियां होनी शुरू होती हैं। बट इनके यहाँ एक लंबा समय है, 1300 से लेकर के 1600 या 1500 ईस्वी तक यूरोप में पुनर्जागरण का पूरा ये काल आता है। और ये शुरू होता है इटली से। कहां से शुरू होता है? इटली से। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, इसीलिए यूरोप के पुनर्जागरण का अभ्युदय का गौरव किसको मिलता है? इटली को मिलता है। पर इटली को ही ये गौरव क्यों मिलता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ये सेशन के अंत में आपको समझने को मिल जाएगा। लेकिन अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे। तो कारण क्या है, आइए उन कारणों पर नजर डालते हैं। कारण में एक कारण मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं जो कि धर्मयुद्ध का है। धर्मयुद्ध और विचारों का आदान प्रदान, यहां पर 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहले तो धर्मयुद्ध को समझने का हम प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि जो पुनर्जागरण काल है इसमें धर्मयुद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ। ये हुआ है यूरोप के जो ईसाई हैं और जो मध्य एशिया की तरफ से, अगर आप देख रहे हैं मध्य एशिया की ओर से जो इस्लामिक आप विचारधारा के लोग देख रहे हैं, उनके बीच की यह लड़ाई है। और आप कह सकते हैं कि ईसाइयों के साथ तुर्कियों की यहां पर लड़ाई हुई है। जेरूशलम इत्यादि के ऊपर अधिकार को लेकर के ये युद्ध लड़े गए थे। और युद्ध ने काफी सारे कंक्लूजन्स इस दिशा में निकाले जो आगे पुनर्जागरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। वस्तुतः अगर हम देखें तो इस्लामिक जो धर्मयुद्ध हो रहा है उसमें इस्लामिक जो समाज है उसको विजय प्राप्त हुई है। और इस्लाम की जो विजय है उसको ईसाई जो हैं वो रोक पाने में सफल नहीं हो पाए हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाए, उनको वो सफलता नहीं मिली। लेकिन इस दौरान, जिस दौरान युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान अगर आप देखेंगे तो उनके मन में, मतलब वो नए विचारधारा के साथ, मतलब इस्लाम उनके लिए नई विचारधारा थी ना, इस्लाम जो है और जो इस्लामिक लोग हैं वो नई विचारधारा हैं। तो नई विचारधारा के लोग उनसे मिलते हैं तो अब वो उनके बारे में सोच रहे हैं, उनसे थोड़ा सा प्रेरित हुए हैं। नई नई बातों को उनको पता चला है जो यूरोप में नहीं थी, मध्य एशिया में इसके पास थी, इस्लामिक जगत के पास थी। हजारों व्यक्तियों को वहां पर नए विचारों का अनुभव होता है। और जब ये वापस लौट रहे हैं, यूरोपियंस जब युद्ध के बाद वापस लौट रहे हैं
तो वो जो वापस लौटते समय यूरोपीय हैं, उनको जो भी अनुभव हुआ इस युद्ध के दौरान, नवीन जो अनुभव हुआ, उस नवीन अनुभव की वो चर्चा कर रहे हैं। मतलब आप इसे महसूस कर पा रहे हैं ना कि क्या हुआ होगा। जो जीते वो तो आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, जो हारे वो पश्चिम की तरफ भागे, और जब पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो जो युद्ध के दौरान जो चीजें हुई उनको वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में वो डिस्कशन कर, उनके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। और इसी चर्चा के फलस्वरूप आप देखेंगे कि यूरोप के जो निवासी हैं उनके अंदर एक नया दृष्टिकोण जो है वो देखने को मिलता है। उन्होंने एक नया दृष्टिकोण अपनाया, नया दृष्टिकोण। और इस दृष्टिकोण ने उनका जो पुराना जो धर्म है, जो प्राचीन, आप देखेंगे कि जो ईसाई धर्म है, उस प्राचीन ईसाई धर्म को एक तरीके से उसका जो शौर्य है और जो अपनी पुरानी जो रोमन, यूनानी जिसको कह सकते हैं, सॉरी, यूनानी जो एक शौर्य गाथा है, वो पुरानी यूनानी शौर्य गाथा जो है उन्हें याद आनी शुरू होती है। उनको लगता है कि हम अपने सोए हुए शौर्य की तरफ फिर से बढ़ सकते हैं, उस तरफ हम फिर से प्रगति कर सकते हैं। तो आपको ये एक धर्मयुद्ध से एक पॉइंट यहां पर जरूर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान यहां पर हुआ। और यहां से उनको, मतलब अब ये हारे हुए जो लोग हैं, ये अपने पुराने जो इतिहास है उसकी तरफ वापस लौटने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा मैप में भी चीजें दिखा देता हूं एक बार के लिए। जैसे अगर आप इस मैप की तरफ गौर करें तो इसमें ये ऑटोमन साम्राज्य है। ऑटोमन साम्राज्य जब इधर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है तो जो यूरोपियन है, जब वो हारे होंगे तो पूर्व की तरफ तो नहीं आए होंगे, ये पश्चिम की तरफ गए होंगे। तो आप देखते हैं कि पश्चिम में यूरोप है और यूरोप में पुनर्जागरण की हम बात कर रहे हैं। युद्ध यहां पर कहीं पर हो रहा है। आप देखेंगे यहां पर कुस्तुनतुनिया का एक जगह, अभी आगे कुस्तुनतुनिया के बारे में भी चर्चा हम कर लेंगे। यहां तक जब विस्तार हो जाता है तो ये सिमट करके पश्चिम में रह जाता है। और यही कारण है कि यूरोप में की तरफ जब बढ़ रहे हैं, अपने स्थानों को, अपने जो कह सकते हैं कि यूनानी जो एक जो स्थल है, प्राचीन यूनान की जो सभ्यता है, वो पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ जो है वो मूव कर रही है। और उस दौरान वो इन चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रही है। तो इनके पास जो भी पुराने टेक्स्ट हैं, वो पुराने टेक्स्ट लेकर के आगे की ओर जा रहे हैं, उनको लेकर के अपने साथ जा रहे हैं, क्योंकि अब वो यहां नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि यहां पर कब्जा हो रहा है। तो ये एक रीजन था जो हमने आपको यहां पर बताया, वन ऑफ द काइंड रीजन। एक और जरा यहां पर देखिए, कुछ एक आध मैप में आपको और दिखा देता हूं। जैसे यहां पर ये एक मैप है, थोड़ा इसको और क्लियर कर देता हूं आपके लिए, इस मैप को। जैसे यहां पर देखिए, ये जो मैप है, इस मैप को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक बाउंड्री दिख रही होगी रेड कलर की। ये जो बाउंड्री है, ये बहुत पुरानी बाइजेंटाइन अंपायर जो है उसकी है। तो एक समय में ये बाइजेंटाइन अंपायर जो है, ये बाइजेंटाइन अंपायर इतना बड़ा हुआ करता था, जो कि 10वीं शताब्दी के आसपास केवल उतनी जगह रह गया जहां पर आपको जो थोड़ा सा पिंक या लाइट रेड कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है, वहां तक रह गया। उसके बाद जो इसके अंदर डार्क रेड एरिया जो छोटे छोटे से आपके दिख रहे हैं, यहां तक सिकुड़ गया ये 13वीं शताब्दी में। और आपको मैंने बताया लेक्चर की शुरुआत में कि भाई 13th सेंचुरी की जो शुरुआत हो रही है, 13th सेंचुरी से लेकर के 15th-16th सेंचुरी तक का ही ये तो समय है, पुनर्जागरण का समय वही तो है ये। तो आप देखेंगे यहां पर ये मोटे मोटे तौर पर मैसेडोनिया के आसपास ही सिमट करके रह गया। इसका पूर्वी हिस्सा जो है आपको कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि जिसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, वहां तक रह गया। तो ये एक मैप है जो आपको ध्यान रखना है। एंड एक मैप मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जो कि आपको ये बाल्कन्स का देखने को मिल रहा है। बाल्कन जो क्षेत्र है, बाल्कन पेनिनसुला जो है, आपको उसका देखने को मिल रहा है। इसमें छोटी छोटी कंट्रीज आपकी ग्रीस है, अल्बानिया है, मैसेडोनिया है, कोसोवो है, ठीक है, बुल्गारिया, सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, इस तरीके से सब मिला करके क्या है, रोमानिया, मालदोविया, ये सब मिला करके क्या बनाता है बेटा, ये आपका बनाता है द बाल्कन्स। तो अभी बाल्कन्स का भी नाम आगे आएगा, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मैप में पहले से ही दिखा दिया है। तो आई होप कि आप उसको ध्यान रखेंगे, आगे जो है यूज करेंगे हम। दूसरे रीजन की तरफ जरा बढ़ते हैं। दूसरे रीजन में फिर से वही तुर्की प्रभाव है। तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। और यह घटना 1453 के आसपास की है। यह घटना कब की है, ये 1453 के आसपास की है। तो 1453 में अगर आप देखेंगे, 1453 में अगर आप देखेंगे, तो तुर्कियों ने क्या किया है, पूर्वी रोमन, भाई अभी हमने आपको मैप में दिखाया कि रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी भाग है, तो तुर्की जो है वो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो पश्चिम की तरफ जब जाएंगे तो रोमन साम्राज्य से उनका सामना होगा। तो यहां पर फिर से रोमन साम्राज्य का जो आप देख रहे हैं, वही बाइजेंटाइन जो किंगडम मैंने आपको दिखाया, रोमन साम्राज्य जो है, उसके साथ में तुर्कियों का क्या होगा,
तुर्कियों का यहां पर एक युद्ध देखने को मिलेगा और इस युद्ध में फिर से तुर्कियों की क्या होगी, विजय होगी। और इस विजय पर क्या हुआ, उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तो इसी विजय ने कहीं ना कहीं, अगर हम शॉर्ट में देखें तो हमको यह समझ में आएगा कि इसी विजय ने कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य को एकदम सिरे से जैसे खत्म सा कर दिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो हिस्सा है, जो बाजेंटाइन साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है, वो एकदम लुप्त हो गया। और इसी के परिणाम स्वरूप यहां से भी जो लोग गए वो निकल करके कहां गए, पश्चिम की ओर गए, वेस्ट की तरफ। तो जब यहां से वेस्ट, जैसे आप कभी भी कोई भगदड़ होगी तो अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो लेकर के लोग जाएंगे। तो जब ये यहां से आगे की ओर गए, आगे की ओर बढ़े, तो यहां से भी नवजागरण का एक आपको एहसास देखने को मिलेगा कि यार ये भी एक रीजन है नवजागरण का। रीजन क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया के ऊपर जब तुर्कियों का अधिकार होना शुरू हो गया तो ये तमाम सारे लोग जो हैं वो पूर्वी यूरोप से पश्चिमी यूरोप की तरफ भागना शुरू करेंगे और पूर्वी यूरोप का जो हिस्सा है उसके ऊपर तुर्कियों का कब्जा होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए कि जब ये कब्जा होगा तो ये जो इलाका है ना, ये भी एक मैप में एक पॉइंट और भी आप ध्यान रखें इस मैप में, कि आप खुद सोचिए, जैसे इधर का जो हिस्सा है, या फिर चलिए इस मैप में दिखा देते हैं, इधर जो पश्चिम का यूरोप का जो हिस्सा है, अगर इसको पूर्वी देशों के साथ जुड़ना है तो यार ये जो इलाका है बीच में, ये इलाका एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अब इस इलाके पे अगर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो जाएगा तो ये इधर के लोग इधर के लोगों के साथ संपर्क करने देंगे, नहीं करने देंगे। जैसे व्यापारिक संपर्क की अगर हम बात करें तो व्यापारिक संपर्क अगर आपको रखना है तो बीच में ऑटोमन साम्राज्य के सामने सर झुका करके जाना पड़ेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा, उनको चुंगी देनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होता था कि इसमें क्लैशेस होते थे। तो जो तुर्की व्यापारी हैं, तुर्की जो शासक हैं या फिर जो तुर्की साम्राज्य है, वो यहां के व्यापारियों को अक्सर लूट लिया करते थे। और जब ये लूट लिया करते थे तो आप देखेंगे कि जो यूरोप का जो व्यापार है ये पूर्वी देशों के साथ, इन सब का परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि जो यूरोप का व्यापार है, यूरोप का जो व्यापार है, उस व्यापार का जो संबंध है, व्यापार जो है उसका जो पूर्व के साथ जो संबंध है, पूर्वी देशों के साथ जो संबंध है, देशों के साथ जो संबंध है, वो संबंध क्या हो जाएगा, वो संबंध बेटा टूट जाएगा, टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि यहां पर मैंने बताया कि तुर्कियों ने उनके साथ जो है, आप यहां से जाओगे तो फिर आपका सामान ही लूट लिया जाएगा, जहां से जाने नहीं देंगे, या तो फिर आप हमारी तरीके से काम करो। तो अब यूरोप को क्या चाहिए? अब यूरोप को पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों से जिन चीजों की आवश्यकता थी, पूर्वी देशों से उन्हें आवश्यकता होती थी कुछ विलासतापूर्ण जो चीजें हैं उनकी, और जो मसाले इत्यादि हैं उनकी आवश्यकता होती थी। अब यह आवश्यकता कैसे पूरी होगी? क्योंकि बीच में तो ऑटोमन साम्राज्य है, तुर्की का साम्राज्य। तो इसलिए इनको चाहिए होगा अल्टरनेट वे, किसी नए व्यापारिक मार्ग की ये खोज करेंगे। यूरोप का जो ये पूरा का पूरा जो लोग हैं, अब ये क्या करेंगे, नए व्यापारिक मार्गों की क्या करेंगे, खोज करेंगे। नए व्यापारिक मार्गों की क्या करेंगे बेटा, मार्गों की खोज करेंगे। अगर आप सही से याद करें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं और कमिंग ऑफ यूरोपियंस के बारे में जान रहे होते हैं, तो यही वो चीज है जो कमिंग ऑफ यूरोपियंस के बारे में बताती है। यही तो है कमिंग ऑफ यूरोपियंस, यहीं से शुरू होती है कहानी। तब उनको जलमार्ग की आवश्यकता है, तो वो दक्षिण के जो जलमार्ग हैं उनको खोजने का प्रयास करते हैं। और इसी खोज में डायरेक्ट खोज नहीं हो पाती है पूर्वी देशों की, लेकिन पूर्वी देशों की खोज के ही सिलसिले में आपको मालूम होगा कि अमेरिका की खोज कर बैठते हैं लोग। समझ में आया कि नहीं आया? इसी व्यापारिक मार्ग की खोज में अमेरिका की क्या हो गई, अमेरिका की खोज हो गई। यहां पर जब मैं अमेरिका की खोज हो गई की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका को लोग जानते नहीं है। मतलब अमेरिका के लिए जो समुद्री व्यापारी मार्ग हुआ करते थे उसके बारे में आपको पता चल गया। अब तीसरी चीज इसमें समझिए, दो इफेक्ट तो मैंने बताया, इसी में तीसरा इफेक्ट और समझिए, इसी वाले पॉइंट में, सेकंड वाले पॉइंट में थर्ड पॉइंट और समझिए कि कुस्तुनतुनिया का जो पुराना जो इतिहास है 100 200 300 वर्षों का भी जो भी रहा होगा, वो कुस्तुनतुनिया विज्ञान और कला का केंद्र माना जाता था। इसको ज्ञान, विज्ञान और कला के केंद्र के तौर पर भी देखा जाता था, कला के केंद्र के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन अब वहां पर तुर्की साम्राज्य का कब्जा हो गया है, इस्लाम ने वहां पर कब्जा कर लिया है, तुर्कियों का वहां पर कब्जा हो गया है। तो अब इनका जो अपना पुराना जो धर्म है उसकी वहां कोई उपयोगिता रहेगी क्या? या तो अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तब तो वहां रहें,
अब उस धर्म की वहां पर कोई उपयोगिता नहीं रह गई। और इसलिए वहां से वो लोग जो इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, जब वो यहां से इधर उधर वितरित हुए, क्योंकि वो पश्चिम की तरफ गए ना, सब किस तरफ गए, यहां से जब सब पश्चिम की तरफ भागे तो अपने साथ जो भी जरूरत की चीजें ले गए, उनमें भाई जाने वालों में विद्वान भी थे, तो विद्वान अपने साथ जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? दार्शनिक भी गए तमाम सारे यहां के, तो दार्शनिक यहां से जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? ठीक है, कलाकार यहां से जाएगा तो कलाकार क्या लेकर के जाएगा? तो जिसकी जिसकी जरूरत की जो जो चीजें थी वो अपने साथ ले गया। तो इसमें जो विद्वान जन और कलाकार और दार्शनिक इत्यादि जो हैं, ये तमाम सारे जो एंशिएंट टेक्स्ट थे, जो नॉलेज की जो चीजें थी, वो अपने साथ ले गए पश्चिमी यूरोप की तरफ। तो जब ये पश्चिमी यूरोप की तरफ जाएंगे तो ये ज्यादातर, इनमें में से कई सारे लोग इंग्लैंड में, कई सारे लोग फ्रांस में, और कई सारे लोग जो है जाकर के जर्मनी इत्यादि में, जर्मनी, कई सारे लोग इटली, इन सब जगहों पर जाकर के और बसना शुरू कर देते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि यहां पर सभ्यता पहले से नहीं है, इसके बाद ये दूसरी नई सभ्यता से मुलाकात करेंगे। तो अब इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने वहां पर यह बिंदु क्यों लिखा था, यहां पर यह बिंदु क्यों लिखा कि भाई जब ये इधर से उधर जाते हैं तो नए लोगों के प्रभाव में आते हैं, नया दृष्टिकोण होता है। तो वो नया दृष्टिकोण हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आया हो, लेकिन अब शायद आपको यहां पर ज्यादा समझ में आएगा जब मैं ये आपसे कहूंगा कि भाई ये आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो पश्चिम के लोगों के साथ भी जुड़ रहे हैं। जब आप ज्यादा लोगों के साथ जुड़ते हैं तो विचारों का भी ज्यादा आदान प्रदान होता है, और जब आपके पास विचार ज्यादा होंगे, कई प्रकार के जब विचार होंगे, तो आपकी जो बुद्धि है वो ओपन होगी। भाई हमारे पास विचार ही एक है, हम तो शुरुआत से अपने घर के आदर्शों, अपने संस्कारों, अपने चीजों का पालन करते आए, और हमने दूसरे संस्कारों को, दूसरे के घर के जो नियम कानून है उनको कभी देखा ही नहीं। तो हमारे लिए तो हमारे धर्म संस्कार ही हमेशा ऊपर रहेंगे, कभी हम उसमें तुलना ही नहीं कर पाएंगे। हमको कभी वहां पर कमियां और अच्छाइयां जो है वो अलग अलग करके कभी देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने अच्छे या कितने खराब हैं। तो इनकी इतने सारे लोगों के साथ जब मुलाकात हुई तो इनका जो बौद्धिक स्तर है वो व्यापक हुआ, इन्होंने सबको जानना समझना शुरू किया, और फिर ये अपने साथ बहुत सारी ज्ञान की चीजें अपनी अपनी जगहों से लेकर के भी गए थे। तो वहां नए लोगों ने भी इस नए ज्ञान को अडॉप्ट किया, मतलब पूरा रिफॉर्म हो रहा है, जैसे ओवरहॉलिंग हो रही है। उनको नया मिल रहा है, इनको भी नया मिल रहा है इनके जाने से। तो मेरी बात समझ में आई? तो इसका इंपैक्ट हुआ और इसने भी पुनर्जागरण को कहीं ना कहीं क्या किया, आगे की ओर बढ़ाया। और जब आपका दिमाग खुलता है, जब आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानना समझना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है? तब आप नए नए आविष्कार, नए नए विचार, नई नई चीजों को लेकर के आना शुरू करते हैं। तो भाई इनमें एक इंपॉर्टेंट रोल इस पुनर्जागरण में जिसने सबसे ज्यादा निभाया वो था छापे खाने का आविष्कार। अब हुआ क्या कि 1477 के आसपास अगर आप देखेंगे तो विलियम कैक्सटन का नाम आता है। 1477 के आसपास एक नाम आता है विलियम कैक्सटन। तो ये जो विलियम कैक्सटन है, इस विलियम कैक्सटन ने छापे खाने का एक तरीके से खोज कर दिया, आविष्कार कर दिया। इंग्लैंड में छापे खाने की यहां पर शुरुआत होती है। इंग्लैंड में क्या होती है? इंग्लैंड में छापे खाने की शुरुआत। और जब ये शुरुआत हुई तो देखो विचार जो है वो कैसे बढ़ते हैं। विचार बढ़ने के कम्युनिकेशन के क्या मीडियम हो सकते हैं? तो डायरेक्ट कि भाई हमने बोला, उसने सुना, उसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको छाप करके कई सारे लोगों तक पहुंचा दिया, अब सब अपना अपना पढ़ रहे हैं। तो छापे खाने ने एक तरीके से नव जागरण में और ज्यादा एक नयापन ला करके दे दिया, नई विचारधारा उसमें कहीं ना कहीं जोड़ दी। अब इसमें जितनी भी प्रकार की आधुनिक खोजें हुई थी, आधुनिक जो खोजें हैं, उन आधुनिक खोजों को यहां पर उसने क्या कर लिया? संग्रहित कर लिया। ठीक है, सभी प्रकार के जो विचार हैं उन विचारों को क्या कर लिया इस छापे खाने ने? उसको संग्रहित कर लिया और संग्रहित करके छापना शुरू किया और छाप करके डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो छापा खाना जो है वो नए ज्ञान विज्ञान के प्रचार में एक अहम भूमिका निभाना शुरू कर देता है।
अब इससे होता क्या है कि आप ज्यादा दूर तक ट्रेवल करके अपने ज्ञान का प्रचार नहीं कर सकते। ज्ञान का प्रचार जैसे प्राचीन समय में बुद्ध जो है वो क्यों घूमते हैं, क्योंकि घूम घूम करके ही प्रचार करना एक तरीका था। संघ में लोग आ जाएं या तो संघ भी अलग अलग जगहों पर इसीलिए बनाने पड़ते थे, संघ मूव करते थे। तो नया तरीका क्या निकला? नया तरीका यही तो निकला बेटा, नया तरीका जो है वो यही तो निकला कि अगर छापा खाना आ जाए तो लोगों तक पहुंच जो है, एक्सेसिबिलिटी जो है वो अच्छी सी हो जाएगी। तो ये पहुंच बढ़ गई। पहुंच बढ़ जाने से फायदा यह हुआ कि एक विचार पर अधिक से अधिक लोगों, एक विचार जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक लोग उससे परिचित हो पाए। और अधिक से अधिक लोगों के परिचित होने का मतलब था कि अधिक से अधिक लोगों का जागना और अधिक से अधिक पुनर्जागरण का विस्तार होना। होगा कि नहीं होगा? तो ये चीजें हमको यहां पर देखने को मिलती है कि भाई छापे खाने के आविष्कार से इस तरीके के हमको फायदे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी दूसरी सारी चीजें हुई, जैसे नए नगरों का विकास हुआ। नए नगरों का विकास हुआ। क्यों नए नगरों का विकास हुआ? मैंने आपको बताया ना, नए तरीके के लोग आए। नए तरीके के लोग आए तो आविष्कार भी नए हुए। आविष्कार हुए तो एक नए वर्ग का उदय हुआ, जो नया मध्यम वर्ग था उसका उदय हुआ। नए मध्यम वर्ग ने अपना नया नगर बसाना शुरू कर दिया। व्यापार, उद्योग, शिक्षा, इन सबके जगह जगह पर नए नए केंद्र स्टैब्लिश किए जाने शुरू कर दिए गए। विकास और व्यापारिक उन्नति हमको देखने को मिल जाती है। तो जो नया मध्यम वर्ग है, नया जो मध्यम वर्ग है, नया मध्यम वर्ग, इसको आप वही बुजुर्गा वर्ग के आसपास रख लीजिए। ये वही तो है जिसके पास दुनिया भर का नॉलेज है, जिसको धर्म का भी ज्ञान है, जिसको आध्यात्म का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, जिसको नव जागरण का भी ज्ञान है, जो आविष्कारक भी है, जो ना तो सामंत है, जो ना तो राजा है और ना ही पोप है, जबकि इन तीनों को एक तर्क की कसौटी पर कसने वाला ये व्यक्ति है, ये वर्ग है। तो इन्होंने अपने नए नगरों का विकास करना शुरू किया। इसकी वजह से भी नव जागरण बढ़ा, लोगों को रोजगार मिले, लोग एकत्रित हुए, लोग इनसे अट्रैक्ट हुए। और इन्होंने जो रूढ़िवादी, जो आप देख रहे हैं कि धर्म या फिर शासन की परंपरा है, उसको अपनाने से मना कर दिया। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी काफी बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिले। भाई मैंने बताया ना, छापे खाने का आविष्कार हुआ तो लोगों ने पढ़ा। विचारक तो हैं, विचारक को भी मौका है कि हम अपने विचारों को कैसे पहुंचाएं, तो लोगों ने किताबें लिखनी शुरू की। आप देखिए कि लैटिन भाषा का प्रयोग जो है वो बोलचाल और साहित्य सृजन के लिए किया जाने लगा। तो जब लैटिन भाषा जो है उसका प्रयोग, लैटिन भाषा जो है उसका प्रयोग साधारण बोलचाल और साहित्य के लिए किया जाना शुरू किया गया होगा, तो ऑब्वियसली लैटिन की जो महिमा मंडन है वो अधिक हुआ होगा। इससे लैटिन संस्कृति जो है वो ज्यादा प्रचारित हुई होगी। और इस भाषा में फिर कई सारी किताबें लिखी गई, जिसमें ये 2-3 किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप देखेंगे चौसर, कैंटरबरी चौसर की ये किताब है, कैंटरबरी टेल्स, चौसर की किताब है। दांते की किताब है, एलिघरी दांते या दांते एलिघरी कहा जाता है उनको, उनकी किताब है द डिवाइन कॉमेडी। इन लोगों ने किताबें लिखनी शुरू की, ये लैटिन भाषा में लिखी गई किताबें थी। और इतना ही नहीं, फिर आगे चल करके इन किताबों का विभिन्न भाषाओं में फिर ट्रांसलेशन होकर के वहां पर छापे खाने ने अपना योगदान निभाना शुरू किया। तो दूसरी भाषा को जानने वाले जो लोग थे उन्होंने भी ट्रांसलेटेड भाषा को अपना आगे बढ़ाया। समझ में आया कि नहीं आया? और जो लोग वहां से भाग करके आए थे कुस्तुनतुनिया से, अपने साथ बहुत सारी पांडुलिपियां इत्यादि लेकर के आए थे, उसको उन्होंने यहां के लोगों को बता सकें, यहां के लोगों को समझ सकें, इसलिए उसका ट्रांसलेशन करके यहां की भाषा में उसको छाप करके प्रसारित करना शुरू कर दिया। तो मध्यकाल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो धार्मिक रूढ़िवादी सिद्धांत हैं, उस धार्मिक रूढ़िवादी सिद्धांतों से लोग पृथक हुए, नए धर्मों को लोगों ने समझा, नए चिंतन को समझा, नए विचारों का विकास हुआ। और इन सब चीजों में एक चीज जो धीरे धीरे उठनी शुरू हुई वो ये हुई कि अंततः धर्म की भलाई जो है वो मानवता में है। तो जो नया वर्ग है उसने मानवता को बढ़ावा देना शुरू किया, और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो पुनर्जागरण है उसमें मानववाद का विकास हुआ। मानववाद, बुद्धिवाद, तर्कवाद, इन सब चीजों का विकास, इन सब इस तरीके के दृष्टिकोणों का विकास भी होना शुरू हो गया।
मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास, इसी को मैं आपको बता रहा था कि मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास होना शुरू हुआ। इसके अलावा पुनर्जागरण में थोड़ा बहुत मंगोलों के उदय का भी एक छोटा सा इंपैक्ट पड़ता है। वो कैसा इंपैक्ट है उसको भी समझा देता हूं मैं, कि पुनर्जागरण में मंगोल साम्राज्य में अगर आप देखें 13वीं सेंचुरी के आसपास, मध्य एशिया में 13वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो 13वीं शताब्दी में एक नाम आपने जरूर सुना होगा भारतीय इतिहास पढ़ते समय भी, चंगेज खान का। चंगेज खान, उस समय भारत में आप देख रहे हैं कि जो सल्तनत काल है वो चल रहा है। हाँ, तो चंगेज खान की मृत्यु हो चुकी है और चंगेज खान की मृत्यु के बाद कुबलाई खां जो है, कुबलाई खां जो है ये मंगोलों का सरदार बना है। और इसके समय में मंगोलों का बहुत विस्तार हुआ। कुबलाई खां के समय में विशाल साम्राज्य की इसने स्थापना शुरू की, तो यह भी पश्चिम की ओर बढ़ा है अपना साम्राज्य लेकर के। कहते हैं कि ये जो कुबलाई खां है, इसके दरबार में भी काफी सारे विद्वान रहा करते थे, कई धर्म प्रचारक हुआ करते थे। एक वेनिस का यात्री है मार्को पोलो, वो मार्को पोलो इनके दरबार में जाता है तो उसने जो है तमाम सारी चीजें लिखी हैं 13वीं शताब्दी के खत्म होते होते तक, 1272 के आसपास अगर देखा जाए तो, एग्जैक्टली अगर ईयर तो याद नहीं आ रहा है, शायद 1272 ही है। तो उसने अपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन किया, तो उसने कुबलाई खां के बारे में चीजों को लिखा। अब वहां से कुछ चीजें जो हैं वो पश्चिम की ओर ड्रेन होकर के आई, बह करके आई। यानी जब यूरोप जो है वो इनके संपर्क में आएगा, मंगोलियों के संपर्क में आएगा, मंगोलों के संपर्क में आएगा, तो कागज का जो मुद्रण है, कागज की छपाई जिसको बोल सकते हैं आप, कुतुबनुमा समझते हैं? कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र जिसको कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र, इसका नॉलेज लोगों को हुआ, वहीं से हुआ, उसी जगह से। और ये क्योंकि आपने देखा कि जो नवजागरण के लोग हैं यात्रा बहुत कर रहे हैं, तो इनके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, समुद्री यात्रा के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। और इतना ही नहीं, इन्हीं लोगों से यूरोप को भी बारूद का पता चला। आपको मालूम होगा कि बाबर भी भारत में जब बारूद लेकर के आया, तो हम लोग बताते हैं कि बारूद जो है वो मध्य एशिया में पहले ही यूज की गई है मंगोलों के द्वारा। नए नए आविष्कार यहां पर हो ही रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, और नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण सामंतवाद का क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। सामंतवाद का पतन हो जाएगा तो लोग स्वतंत्रता की अनुभूति करेंगे। मैंने आपको ये चैप्टर की शुरुआत में बताया कि भाई सामंतवाद, इसको आप थोड़ा सा राजशाही से, शासन से जोड़ करके देखें, और जो धर्म में जो कह सकते हैं पादरियों का जो एक धार्मिक अत्याचार आम जनता पर चल रहा है, उससे जब व्यक्ति मुक्ति पालेगा, उनको जब तर्क की कसौटी पर चुप करा देगा, तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारक हो जाएगा। और जब स्वतंत्र विचारक हो जाएगा तब तो वो खुल करके जिएगा ना, अपनी संस्कृति, एक नई संस्कृति, नई विचारधारा का वो प्रतिपादन करेगा। इसीलिए आज भी आप देखते हैं यूरोप की संस्कृति को अगर आप अनुभव करेंगे तो किस प्रकार की संस्कृति आपको महसूस होती है यूरोप की? यूरोप की संस्कृति अधिक ओपन, अधिक, जिसको ना थोड़ी सी बोल्डनेस होगी, थोड़ा सा मतलब हर चीज को लेकर के अधिकार की जानकारी होगी, किसी से कोई भय नहीं, उस तरीके का कल्चर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये नहीं वो नहीं, तो जो जी में आ रहा है व्यक्ति वो कर रहा है यूरोप में। तो ये वहीं से शुरू हुआ और वहीं से विकसित हुई ये भावना यूरोप के कई सारी कंट्रीज को कवर करनी शुरू कर देती है। तो ये है कई सारे पुनर्जागरण के विकास के कारण, पुनर्जागरण के विभिन्न कारण आपको यहां पर देखने को मिले। अब इन विभिन्न कारणों में पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं होंगी, ठीक है, पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं होंगी, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहां पर मैंने शुरुआत में जैसे आप लोगों को बताया था कि जो ये पुनर्जागरण है, इसका जो स्रोत माना जाता है बेटे, वो कहीं ना कहीं इटली को माना जाता है। तो ये इटली को इसका स्रोत जो है वो क्यों माना जाता है, एक बार उसके ऊपर आइए नजर डालते हैं कि आखिर पुनर्जागरण की जन्मस्थली इटली क्यों है। इटली यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है पूरा इटली का इलाका, मैप में दिख रहा होगा आपको। अब अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में पुनर्जागरण की जो पहली किरण है वो आपकी यहीं पर इटली से जन्म ले रही है।
और इटली से ही जन्म लेकर के यूरोप के दूसरे हिस्सों में, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, और चाहे कोई अन्य जगह हो, पुर्तगाल और ये सब हर जगह। अब क्वेश्चन यही उठता है कि यार ये इटली से ही शुरू क्यों हुई? उसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि इटली जो है ये एक समृद्ध देश हुआ करता था। ये एक कैसा देश था? समृद्ध देश था। ये एक बहुत समृद्ध देश था। समृद्धि का कारण था, क्या कारण था? खास तौर से विदेशी व्यापार। और अब आप इसकी लोकेशन देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार विदेशी व्यापार जो है वो इटली के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था। मतलब इटली की समृद्धि का कारण विदेशी व्यापार क्यों रहा होगा। आप देखिए ना, इस जगत को और आगे के जगत को कनेक्ट करने के लिए जिस जगह से जाना है वो है इटली। विदेशी व्यापार, भूमध्य सागरीय जो देश आपको देखने को मिलेंगे, ये पूरा मेडिटेरियन सी है, और भूमध्य सागरीय देशों के साथ अगर व्यापार करना है तो इटली से होकर के जाना पड़ेगा। इसलिए इटली एक समय में काफी समृद्ध था। इनफैक्ट ये पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों के बीच में संपर्क का एक माध्यम था। बहुत सारी एशियाई वस्तुएं यूरोप में जाया करती थीं इटली के माध्यम से, और इन्हीं व्यापारिक गतिविधियों के कारण यहां के कुछ फेमस एरियाज थे, जैसे मिलान है, नेपल्स है, फ्लोरेंस है, वेनिस है। ये तमाम सारे शहरों की आप यहां पर देख सकते होंगे। जैसे यहां पर ये देख सकते हैं, नेपल्स आपको देखने को मिल रहा है, वेनिस आपको देखने को मिल रहा है, फ्लोरेंस है, सिसिली है। बहुत सारी कंट्रीज का यहां पर, बहुत सारे शहरों का यहां पर, माफ कीजिएगा कंट्री नहीं, शहरों का यहां पर स्थापना हुई। ये नगर, ये इटली के जो नगर थे, ये तमाम सारे जो दूसरे व्यापारी और जो बाल्कन प्रायद्वीप और जो पश्चिमी एशिया के बाइजेंटाइन, मिस्र, इन सब की यात्रा करने वाले यहां पर सब जगह के व्यापारी आपको देखने को मिलते थे। आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पूरा एरिया है, भाई आप समझने का प्रयास करो ना, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है? ये पूरा बाल्कन प्रायद्वीप है। पश्चिमी एशिया को देखिए आप, पश्चिमी एशिया पूरा इससे कनेक्टेड है। बाइजेंटाइन किंगडम, जो आपको यहां पर एक बहुत बड़ा सा बाइजेंटाइन किंगडम देखने को मिलता था, उनके साथ इनकी यात्रा हुआ करती थी। मिस्र के साथ उनकी यात्रा हुआ कर रही है। तो ये, और इसके अलावा अगर आप इधर अरेबियन कंट्रीज के साथ भी अगर आप देखेंगे तो अरेबियन कंट्रीज का भी यहां से संपर्क सीधे जल मार्ग से हुआ करता था। तो ईरानी और अरब व्यापारी भी इनके संपर्क में अच्छे खासी तरीके से रहते थे। तो इसलिए इटली बहुत ज्यादा समृद्ध है। और इटली समृद्ध है तो यहां का जो व्यापारी वर्ग जो है वो भी कैसा है? वो भी समृद्ध है, वो भी खूब पैसे वाला है। यहां का जो व्यापारी वर्ग है वो भी खूब पैसे वाला होगा कि नहीं होगा? और इस व्यापारी वर्ग के पास इतना पैसा है कि उसने सामंत और पोप, जो मैंने आपको बताया कि जो लोगों को दबाते हैं वो कौन है? वो शक्तिशाली हैं। पैसे, धन, दौलत या फिर धर्म, इन सब चीजों में इनको नहीं दबा पाएंगे वो, क्योंकि ना धन दौलत में कमजोर है, ना कामकाज में कमजोर है, ना इनको धर्म की बहुत ज्यादा इतनी डीप नॉलेज की जरूरत है। तो ये जो लोग हैं, ये ना सामंतों की परवाह करते हैं और ना ही ये पोपों की परवाह करते हैं। किसी की परवाह नहीं करते, ठीक है? ये किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। ना सामंत उनके कब्जे में है, ना ये पोपो, ये स्वतंत्र है, एकदम पृथक स्वतंत्र। मध्यकाल में जो भी बंधन है वो इनके ऊपर लागू नहीं होते। तो पुनर्जागरण तो यहां पर आसानी से पनपेगा ना। अगर पुनर्जागरण की भावना जरा सी भी कहीं जगी तो वो उसको स्पार्क देने का काम ये तड़ से करेंगे, तुरंत ही करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि पुनर्जागरण के लिए जरूरी क्या है? उनसे मुक्ति, और ये मुक्त है पहले से, तो ये मनोभावना को बल देंगे। व्यापार और उद्योग के कारण इटली बहुत ज्यादा रिच कंट्री के तौर पर रहा, रिच प्लेस के तौर पर रहा। बड़े बड़े महल, सब कुछ है इनके पास में। सम्राट, कई बार तो ऐसा भी मिलता है कि कई तो व्यापारी ऐसे हैं जिनके जो महल है ना, जिनके जो घर हैं वो महलों से भी बड़े हैं, महलों से भी बड़े। तो भाई ये किस तरह से पोपों और सामंतों के कंट्रोल में आएंगे? नहीं आएंगे। इनके पास संसाधन बहुत हैं, और अगर ज्ञान का तड़का लग गया तो सोचिए ये पुनर्जागरण को कहां पहुंचाएंगे। यही कारण है कि इटली को हम प्राचीन रोमन सभ्यता का, अच्छा वास्तविक रूप में देखा जाए तो इटली जो है वो प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र भी है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर प्राचीन रिलीजियस जो टचेज हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो हैं यहां पर।
तो अगर जो यहां से इन जगहों से जो लोग, जैसे अब यहां पर आप देखिए तो आपको यहां पर कुस्तुनतुनिया देखने को मिलेगा। अब यहां से भागा होगा कोई, वापस इटली में गया होगा, तो इटली में उसको सही अनुकूल वातावरण मिला होगा ना, कि ये तो पुराना वेनिस है ही, पुराना जो है आपका रोमन सभ्यता है ही, तो इसमें कल्चरली इनको जो है अच्छा खासा ग्रो अप करने को मिल गया होगा, और फिर ये स्वतंत्र लोगों के संपर्क में आई। रोम जहां पोप निवास करते थे, वो अभी भी देखा जाए तो संपूर्ण जो पश्चिमी यूरोपाई जगत है उसका केंद्र हुआ करता था। पांडुलिपि लेकर के जब लोग यहां पर आएंगे और अपने आप को यहां पर वो सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि ये प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र है और नव बुद्धिवाद के लोग वहां पहले से मौजूद हैं। तो जो स्पार्क लेकर के आ रहे हैं, वो उस स्पार्क से यहां पर बहुत तेजी से क्या होगा, नव जागरण का विस्फोट होगा। यही कारण है कि यहां पर आपको इटली में नव जागरण आपको देखने को मिलता है। तो इटली नव जागरण का जन्मस्थल कहलाता है, इसीलिए कहलाता है। समझ में आया? तो अब आपको अगर समझ में आ गया है तो इसके आगे की दूसरी कहानी हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। कहानी यह होगी कि पुनर्जागरण की फिर क्या मतलब, पुनर्जागरण जब हुआ तो इसकी स्पेशलिटीज क्या हैं और इनसे क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, क्या परिवर्तन आए, क्या चेंजेस आए, उनको जानना होगा। तो हम लोग जानेंगे, अगले एपिसोड में जानेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल यहीं तक रखते हैं। और ये जो लेक्चर है ये आपको हमारे इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। इसके लिए आप इसको या तो स्कैन कर लीजिए या इनमें में से किसी एक विधि का प्रयोग करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ईमेल हमारा ये है, अगर आपको कुछ लिख भेजना है तो आप यहां पर लिख भेजें। जाते जाते मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आपको बैच परचेज करना है तो आप प्रतिज्ञा बैच परचेज कर सकते हैं मात्र 10,000 रुपए में। विरद लाइव कोड यूज कीजिएगा। विरद लाइव कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, मेरा साथ भी मिलेगा और जो भी सुविधाएं हैं आपको वो बहुत सहजता से मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ अगर खुद से अगर एडमिशन लेना है तो वहां पर जो है ऑफर वाला वो आता है, कॉलम आता है अवेलेबल ऑफर, उस पर क्लिक कीजिएगा, टाइप कीजिएगा VIRADLIVE, ये टाइप कीजिएगा और जुड़ जाइएगा। और अगर आपके पास में किसी का सहयोग करने के लिए कोई कॉल आता है तो उनको बताइएगा कि मैं विरज सर का कोड यूज करना चाहती हूं और विरज सर से बात भी करना चाहती हूं और फिर हम एडमिशन ले लेंगे। तो वो आपसे बात भी करा देंगे और वो मेरा कोड भी आपको लगा देंगे। मेरे कोड लगने से आप मुझसे जुड़ जाएंगे, सबसे बड़ा फायदा ये होगा। ठीक है, तो आपको कभी भी कोर्स के दौरान कोई दिक्कत है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करेंगे आप लोगों से, है ना, अगले चैप्टर में। विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण का जो शेष हिस्सा है वो लेकर के आएंगे कल सुबह 11 बजे। इंतजार कीजिएगा। आपका जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।